हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि क्या है एक जब हमारा जो संविधान है उसको बनने से पहले क्या क्या कौन कौन से एक्ट ऑलरेडी आए हुए थे ब्रिटिश के द्वारा, यानी कि क्राउन रूल के द्वारा। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। आप अगर न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ जो ऑलरेडी जो वीडियो अपलोड हो चुका है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस तरह से वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। सो आइए ये देखते हैं, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है। तो आज पहले हम लोग, आपको मालूम है सबसे पहला एक्ट जो था वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या है इम्पॉर्टेंट, आइए देखते हैं। तो पहले समझिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान बनने से पहले का जो कहानी है ये आपको सीखना है। जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ऑलरेडी इस हैंड रिटन नोट्स में दिया हुआ है। सो आप नोट्स भी बना सकते हैं अपना। सो देखिए 1600 एडी में ब्रिटिशर आए थे कम इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडर। एक बात बिल्कुल याद रखिएगा कि जब ब्रिटिशर आए थे तो ये सोच कर नहीं आए थे कि चलो हम इन लोग को गुलाम बनाएंगे, इस तरह से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले कॉन्सेप्ट था ट्रेडर का, याद रखिएगा इस चीज़ को। और कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था एज ए ट्रेडर, यानी कि और ट्रेडिंग पर्पस से कि हम यहाँ से व्यापार करेंगे। और जब टाइम वैसे जाते गया, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़िएगा कि कैसे बहुत सारा सिचुएशन गया, फिर वॉर हुआ, फिर बहुत सारे चीज़ हुए और ऐसा सिचुएशन हुआ कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, यानी कि बहुत ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल है हमारे हिस्ट्री में, हमारे पॉलिटी के लिए। यहीं से सारे सीन ही जो हैं बदलते हैं। तो क्या होता है इसमें कि जो ब्रिटिशर है, जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो जीत जाता है। और जीतने के बाद एक ट्रीटी होता है, यानी कि एक साइन होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765, यानी कि 1765 में एक ट्रीटी करवाया जाता है। और उस ट्रीटी का नाम होता है जो ट्रीटी होता है, और उसके ट्रीटी के वजह से दीवानी राइट मिलता है। किसको दीवानी राइट मिलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है दीवानी राइट। दीवानी राइट्स कहाँ कहाँ का मिलता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और यहाँ पे समझिए दीवानी राइट किस कहते किसको है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेवेन्यू कलेक्शन मिल जाएगा, यानी कि जो भी पैसा का है, जो रेवेन्यू लिया जाता है, मतलब जहाँ से कलेक्शन करना है, वो सारा जो राइट था वो चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और सिविल राइट, ध्यान से सुनिए, रेवेन्यू राइट और सिविल राइट दोनों अधिकार किसको मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इससे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हो गया, वो लॉस में चला गया। ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो लॉस में चल गया, लेकिन जो उसके एम्प्लॉय हैं वो जो है बहुत ही प्रॉफिट कमाए। यानी कि बहुत ही अजीब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लॉस में गया और जो ऑफिसर जो हैं वो जो है कि बहुत ही अप हुए। इससे क्या हुआ कि सोचिए कि जहाँ पे आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो उसको पैसा ही नहीं मिल रहा और बीच में ही सब करप्शन हुआ। सो बहुत ही ज़्यादा करप्शन हुआ, ह्यूज प्रॉफिट कमाए वहाँ के ऑफिसर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। इससे क्या हुआ कि जो कंपनी है वो पूरी तरह से डाउन हो गया, यानी कि जो बहुत ज़्यादा करप्शन की वजह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बहुत ख़त्म हो जाती है। तो ये तो एक कंपनी था, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, जो मेंबर थे, वो लोग कहाँ पहुँच गए, क्वीन के पास, कि आप प्लीज़ हम लोग का हेल्प कीजिए, ठीक है। तो ये हेल्प के बदले क्या था कि आप एक हाथ दीजिए और एक हाथ लीजिए, इस तरह से क्वे प्रो एक वर्ड आता है कि दीजिए और लीजिए। तो यहाँ से क्या हुआ कि स्टार्ट हुआ एक रेगुलेट करने के लिए, यानी कि कंपनी को रेगुलेट किया जाएगा। कौन करेगा, तो क्राउन करेगी। तो देखिए यहाँ तक का जो वीडियो था ये आपको पहले समझाया गया है कि एक कहानी क्या है, मतलब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा इसके पीछे का कहानी कैसे आ गया। ऐसे ही थोड़ी ना कि कोई भी चीज़ उठा और आ गया, उसके पीछे का ये कहानी था। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कि दो फेज़ में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दो फेज़ था, पहला फेज़ था ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 और दूसरा फेज़ था
क्राउन रूल, यानी कि 1858 से लेकर 1947 तक। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि 2 फेज़ था। एक था ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से लेकर 1857, यहाँ तक जो है कि क्राउन रेगुलेट करता था, लेकिन सेकंड जो क्राउन रूल था उसमें डायरेक्टली पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया, क्राउन के पास चला गया, यानी कि जो महारानी थी, जो किंग थे, उनके पास चला गया। सो अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो पहली बार क्राउन के तरफ से रेगुलेट करने के लिए आया, यानी थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत डाउन हो गया था करप्शन की वजह से, तो उसको हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया गया, उसको धीरे धीरे कंट्रोल किया गया कि अच्छे से कंपनी करे। क्यों करे? मतलब क्राउन को क्या ही इतना प्रॉफिट था, इसलिए कि आप जैसे मान लीजिए कि इंडिया एक कंट्री और इसके कोई कंपनी बाहर देश में जाके काम कर रहा है, तो अगर कंपनी बाहर काम कर रहा है तो वो टैक्स भी पे करता है, तो गवर्नमेंट हमेशा चाहेगा कि आप बहुत अच्छा कीजिए और टैक्स दीजिए। तो यहाँ पे भी क्राउन चाहता था कि जो बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है और होगा इस कंपनी से, सो इसलिए अब कंट्रोल करना स्टार्ट किया गया। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये कौन दिया था? ब्रिटिश दिया था। किसको दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो ये समझिए इस तरह का एक चार्टर है, इस पे लिखा हुआ है कुछ रूल रेगुलेशन। अब इसी को आपको पढ़ना है 1 बाय 1। तो अभी तक स्टोरी क्या था कि ये क्यों आया था, ये अभी स्टोरी था। अब यहाँ से जो भी आपका वीडियो आएगा वो एक एक रेगुलेटिंग एक्ट को समझाया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें देखिए पहला जो मेन पॉइंट है, क्योंकि आप सभी के पास बुक है, ये एक नोट्स है, इसलिए प्लीज़ आप बुक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये नोट्स आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि इस तरह से समझिए जो गवर्नर थे बंगाल के, मतलब हर जगह के गवर्नर थे। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, उनको बना दिया गया, थोड़ा सा पोस्ट हाई किया गया और उनको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये एक सेंट्रलाइजेशन का एक पहला प्रोसेस था, यानी कि जो यहाँ पे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट था। दूसरा इसमें पॉइंट है गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर का ऑलरेडी एक ग्रुप बना और वो एग्जीक्यूटिव ग्रुप था, याद रखिएगा इस चीज़ को। थर्ड पॉइंट है गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वेयर सब ऑर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जो जैसे यहाँ पे जो गवर्नर थे, यहाँ पे ये सबका पहले पावर इक्वल था, ये यहाँ पे खूब इंजॉय, मतलब प्रॉफिट यहाँ, लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट से इनके जो लेजिस्लेचर पावर था वो थोड़ा थोड़ा इनको दे दिया गया, यानी कि ये दोनों को क्या कर दिया गया, सबऑर्डिनेट, इसके अधीन, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा अधीन कर दिया गया। 4 पॉइंट है कोड ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट द ब्रिटिश अबाउट रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल अफेयर, यानी कि जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहाँ पे जो मेंबर थे वो लोग बनाए एक बोर्ड, उसका नाम है कोड ऑफ डायरेक्टर। इसमें बनाया गया कि ये इनको रिपोर्ट करेगा और ये यहाँ पे ब्रिटेन में रिपोर्ट करेंगे कि क्या है, कैसा रेवेन्यू हो रहा है, नहीं आ रहा है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो कोड ऑफ डायरेक्टर है वो गवर्निंग बॉडी है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, 5वां पॉइंट है प्रोहिबिटेड सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम एनी प्राइवेट ट्रेड, यानी कि जो रूलर, जो वहाँ के जो कंपनी के ऑफिसर थे उनको बिल्कुल मना था कि आप किसी के साथ कोई ट्रेड नहीं करिएगा, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लीजिएगा, ये सब कुछ मना था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना ये लोग प्रॉफिट करप्शन खूब किए थे, तो मना हो गया था सब। 6 पॉइंट है इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। बहुत जगह आप सवाल देखिएगा कि कलकत्ता में कब इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम, तो 1774 में। ठीक है, 1774 में स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल इसको याद रखिएगा आप लोग कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर मेंबर। चीफ जस्टिस का नेम एकदम याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये यहाँ तक था आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और क्या बैकग्राउंड है, ये सब कुछ आपको इसमें बताया गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।